मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये बिहार स्टेट का टेस्ट सीरीज 9वां स्टार्ट करेंगे। ये 9वां टेस्ट सीरीज है आज। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज और कुछ प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का जो था वो भी दे चुके हैं आप लोग को। तो 9वां प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग 100 क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। देखिए, मई के लास्ट तक की उम्मीद है कि मई लास्ट होते होते आप लोग को देखने को मिल जाए, पर तैयारी में लगे रहिए क्योंकि अब आपको पता है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए तैयारी में अभी से ही जुड़े रहिए। एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों को बिहार स्टेट के जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन तक मेरे वीडियोस को जरूर उनको भी शेयर कीजिए। इसलिए मैं आज कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, यह मैथ्स के जो स्टूडेंट है जो जिनका सब्जेक्ट मैथ भी होगा, तो कि मैथ्स के लिए मैं लाइव क्लास आना चाह रहा हूं। तो बट आप छात्रों का, मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं आ पाऊंगा लाइव। तो जब मेरे पास सब्सक्राइबर्स होंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सब्सक्राइबर क्या, हमारे छात्र जब होंगे हमारे पास तो हम लाइव आएंगे, तो इसका एक अलग बात होगा। तो आप उन मैथ्स वाले छात्रों के पास भी हमारे वीडियोस को शेयर करें कि मैं लाइव क्लास आ चुकी। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रुक्मणी प्रकाशन का ये टेस्ट सीरीज है, आप लोग देखे बता चुके होंगे पिछले वीडियो में। टोटल 100 क्वेश्चन है। चलिए 100 क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिट्टी और कृषि के लिए फलियां खेती बहुत उपयोगी है क्योंकि वे नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, मुख्य फसल को कीट और व्याधियों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल है। तो चारों ओर उगाई जाने वाली फसल ट्रैप क्रॉप है। ट्रैप क्रॉप सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक बात आपको इसके बता दे, नकदी फसलें कृषि फसलें हैं जो बाजार में बेचने या लाभ कमाने के लिए निर्यात के उद्देश्य से लगाई जाती है। मतलब आप लोग कहते होंगे नकदी फसलें और या फिर व्यापार के माध्यम से, तो ये व्यापार के माध्यम से नकदी फसलें की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है ये इस ढंग से दिया गया है कि लगभग सारे चीजों को आपको कवर करते हुए, सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए दिया गया है। सारे पूरे आप देखेंगे, मैंने प्लेलिस्ट डाल चुके हैं, तो पूरे सभी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप एक एक कर सारे वीडियोस को देखेंगे। एक एक कर अगर आप बढ़िया से अगर आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सारे को पढ़ने के बाद आपको सारा चैप्टर्स कवर होता चला जाएगा। क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। गन्ना और आलू के बीज उपचार का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास अनुकूरण सुधार। क्या हो जाएगा? अनुकूरण सुधार। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है भारत का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो गया। देखिएगा, भारत मूंगफली तेल विश्व में अग्रणी निर्यातक है। भारत जो है मूंगफली के निर्यात, मूंगफली तेल का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। और चीन और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उपभोक्ता है। मूंगफली की क्या उपभोक्ता है? चीन और भारत। चीन और भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देखिएगा, भारत में कुछ आपको राज्य का नाम बता दे जहां मूंगफली अधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे पहला आपने गुजरात देखा, यहाँ ऑप्शन में हमारा सही उत्तर है गुजरात है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र इस तरह के राज्य हैं जहां मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आइए अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, 5 नंबर है। भूमि की अधिक सिंचाई
का परिणाम है। अधिक सिंचाई का परिणाम क्या है? तो भूमि का अधिक क्षारीय हो जाना। भूमि का अधिक क्या हो जाना? क्षारीय हो जाना। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। देखिएगा एक चीज और इसके बारे में आपको बता दें, अम्लीय मिट्टी का उपचार के लिए, जैसे अम्लीय मिट्टी का जैसे आपको उपचार करना है तो बिना बूझा चूना जिसमें कैल्शियम क्लोराइड या बूझा चूना जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार मिल सकते हैं, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 6 नंबर, मकई की उत्कृष्ट नस्ल है, यानी मकई का सबसे अच्छा नस्ल इसमें से कौन सा है? तो मकई का उत्कृष्ट नस्ल रंजीत है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पूसा 101 जो है सरसों का किस्म है। सरसों का किस्म है, सरसों। सरसों का किस्म है, इस पर लिखने में थोड़ी सी समस्या आई थी। सोनालिका जो है गेहूं का किस्म है। किसका है? गेहूं का किस्म है। आइए, पद्मा जो है वो धान का किस्म है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, अगला प्रश्न मेरा 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चुकंदर में लाल रंग क्यों होता है? चुकंदर में लाल रंग होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन के कारण होता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। एक चीज और बताइएगा, टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, जैव खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि जैव खाद उर्वरकों से बेहतर होती है। यह जल धारण क्षमता और मृदा संचालन में सुधार लाती है। जल धारण क्षमता और मृदा संचालन में सुधार लाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा करा 9 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक विविधता यही पाई जाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ की तरफ के मध्य में ये पाया जाता है। इन दोनों के मध्य में ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया गया इस पर आपको विचार करना। तो पहला, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी को प्रत्यक्ष शामिल नहीं करता है। संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हुए संशोधन का प्रतिफल है। तो दोनों में कथन दिया गया, इसमें से आपको सही आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगले पेज में दे दिया गया। ओहो, अच्छा, तो इसका आंसर अगले पेज में देखिएगा। यहां से आप क्वेश्चन को फिर से एक बार हम आपको रिपीट करा दे। तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी को प्रत्यक्ष शामिल नहीं करता। सही बात है, डायरेक्ट शामिल नहीं करता है। तो ये तो बात सही है, गलत हो जाएगा तो आपको बताइए। तो दूसरा नंबर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा कहां पे आ रहा है? तो दूसरा आपका सिर्फ केवल बी आ रहा है। बी नंबर केवल 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा बी सही उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर। कौन सा? सागरीय महासागर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा करा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा करा,
इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये हमारा इकोसिस्टम सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मेरे प्यारे छात्रों, 13 नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये हो जाएगा वैश्विक ऊष्मन। क्या हो जाएगा? वैश्विक ऊष्मन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन करें, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। लुई 14वें अर्थ मंत्री कोबाल्ट के प्रयास से 1664 में किया गया था। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? द्वितीय युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा, आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना से किया गया। ठीक है, जापान के सहयोग से किया गया, भारतीय सेना से किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा जो है डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को जैसे कुछ बातें हमारा जो ध्यान में रहती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आपके इस पे लिखा नहीं रहता है, पर हम जो बोलते हैं तो उसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। इससे आप लोग जो है जब पढ़ेंगे निकाल के एक बार तो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर देते ही रहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये 1832 ईस्वी में हुआ। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 18 नंबर है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है, गुजरात विजय 1572 ईस्वी की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। किसका? बुलंद दरवाजा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 21 नंबर है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज मई 1498 में किसने किया? तो समुद्री मार्ग की से खोज, भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया? वास्को डी गामा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 मई अगर डेट के साथ पूछा जाए तो 17 मई। ठीक है, 17 मई। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 23 नंबर, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया?
किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग 1814 में आरंभ हुआ। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। कोयला का खनन कार्य 1774 ईस्वी में रानीगंज से प्रारंभ हो गया था। 1774 ईस्वी में रानीगंज से प्रारंभ हो गया था कोयला का खनन, पर उद्योग कब से स्टार्ट हुआ? तो 1814 में। समझ गए आप लोग? रानीगंज। कोयला जो है कहां से प्राप्त होती है आप लोगों को पता है? तो कोयला जो है, एक बात और देखिए, कोयला किससे प्राप्त होता है? तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। कोयला जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न, बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो बंबई को 1819 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1819। अगला प्रश्न, भारत वन अधिनियम पारित हुआ। भारत वन अधिनियम पारित हुआ 1865 में। सही उत्तर ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है। ठीक है, 24% से अधिक वन है। और वन नीति 1894 में बनाया गया था। वन नीति कब बनाया? तो 1894। और वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्ताईस नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट तट पर जैमोरिन के दरबार में कब आया था? जैमोरिन के दरबार में कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में, 17 मई 1498। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, डच है, फ्रांसीसी है, तब अंग्रेज है। ठीक है, तो मेरा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस चीनी राजा ने 2200 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार का मुख्य भाग को बनाना आरंभ किया था? मुख्य भाग को बनाना आरंभ किया था, ये किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी सी हैंग टी ने। सी हैंग टी, ऑप्शन मेरा सी सही उत्तर हो जाएगा, सी हैंग टी। अगला प्रश्न 30 नंबर, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो देश में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। और इस मंदिर का नींव जो है कहा जाता है अशोक ने रखा था। किसने रखा था? अशोक ने रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ तो कौन था? अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी, तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी रायगढ़। कौन थी? रायगढ़ थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो गया, रायगढ़। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है, मेरे प्यारे बच्चों हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसको देखिए, प्रैक्टिस में रहिए। फॉर्म जो है लास्ट तक, मई के लास्ट तक आ जाएगा। 33 नंबर कह रहा है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रस्तावना कब हुआ? तो 1976 में। ठीक है, 1976 में। देखिएगा, कोई भी चीज जोड़ने का जब काम हो तो 42वें संविधान, और कोई चीज जब हटाने का काम हो तो 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या क्या है? कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 है, 1/10। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कहेगा 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से, तो ये किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। किसमें है? 143 में के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श मांगने का अधिकार है, 143। आइए प्यारे छात्र, आइए 37 नंबर क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 38 नंबर। भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त को विवेचित करता है, यानी उसके पद को विवेचित करता है? ये कौन सा है? तो अनुच्छेद 75 जो है, अनुच्छेद 75। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 39 नंबर। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किसी एक का क्षेत्राधिकार है, तो किसका क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता का। अंडमान और निकोबार का भी जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता हाईकोर्ट ही है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद सृजित किया गया है। ये जो है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद नियुक्त किया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी को जो वेतन और भत्ता जो मिलता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसी के बराबर इनकी वेतन और भत्ता मिलता है। चलिए एक चीज और आप लोग इस क्वेश्चन में जान लीजिए। जैसे तो केंद्र में हो गया महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। महाधिवक्ता वो है कौन? देखिए लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ियां होती हैं। तो चलिए, महाधिवक्ता होती है कहाँ? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा है 41 नंबर। किसने, 1 सेकेंड, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 41 है। किसने ना, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। ऑप्शन मेरा डी सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन होगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है?
तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक को राज्यसभा में केवल 14 दिनों तक ही रोककर रखा जा सकता है और धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में ही लाया जा सकता है और धन विधेयक को लोकसभा में राज्यसभा जो है 14 दिनों से ज्यादा तक रोक के नहीं रख सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम जो है 14 दिनों की पूर्व सूचना अति आवश्यक है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद युक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। कहा? अनुच्छेद 61 में कहा गया, अनुच्छेद 61 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 44 नंबर, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 45 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? भारत की विदेशी नीति से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो केशव नंद भारतीवाद 1973 में, केशव नंद भारतीवाद 1973 में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है तो हो जाएगा निर्माण जो है सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। मेरा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया जाता है। राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया जाता है तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। 49 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है, पुस्तक आई डू हार्ट आई डू के लेखक कौन है? आई डू हार्ट आई डू के लेखक कौन है? तो रघुराम जी राजन है इसके लेखक। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रघुराम राजन जी को आप जानते होंगे, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में तो शक्तिकांत दास है अभी आरबीआई के गवर्नर। चलिए 50 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते 51 नंबर, गिल्ड एज में व्यापार संबंधित है। गिल्ड एज में व्यापार संबंधित है तो ऋण पत्रों के व्यापार से। किसके? ऋण पत्रों के व्यापार से। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 52 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है तो किससे संबंधित है? नक्शे से संबंधित है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या? तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सहभागिता नोट पीएनएस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पीएनएस किस में से एक संबंधित है? तो ये हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन मेरा सी सही उत्तर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक्सच्यूरीज शब्द संबंधित है, एक्सच्यूरीज शब्द तो किससे संबंधित है? तो ये बीमा से संबंधित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 58 नंबर है। बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? यह मुद्रा के परिणाम सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंस वक्र द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्र क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। सॉरी, ये नंदा देवी नहीं होगा, ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व होगी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर 60 का ए नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? समुद्र की ओर फैली हुई है। तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। कितना? 21.9 किलोमीटर। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? कोयले के भंडारों से समृद्ध है। इसमें से दामोदर, सोन और महानदी नहीं, कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 63 नंबर। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चीनी उद्योग के बारे में जो है यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में 21-22 में उभरा। सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सर्वोच्च उत्पादक राज्य 21-22 में है। सही है। तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। सही उत्तर मेरा क्या रहेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न 66 नंबर पे चलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट है। क्या है? द बंगाल गजट है। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
जो 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशन करना शुरू किया था। जे.ए. हिक्की 1780। चलिए अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर 67 नंबर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे 68 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना में कौन उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां है, कहां है? तो ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। कहां है? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो कौन सी है? सहाद्री, विशाखापट्टनम नहीं होगा, भदला, जोधपुर, पावागढ़, पालवटी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तैरती हुई जो है सौर ऊर्जा ये एमपी में है, जो 600 मेगावाट का बिजली देती है, सौर परियोजना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में ये परियोजना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71 नंबर। रामसर स्थल और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? रामसर स्थल कौन सी जोड़ी सही नहीं? तो लोनार, राजस्थान, ये जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 72 नंबर। निम्नलिखित नदियां द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्र ब्राह्मणी नदी का। किसका? ब्राह्मणी का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय को अपनी राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी को। किसने? मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना, तो मैजनी को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो करेल केवाल मिट्टी। करेल केवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर। काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो सबसे उपयोगी जो होती है कपास की खेती। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। अगला प्रश्न 76 नंबर। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? आल्प्स पर्वत से फ्रांस सही है, स्विट्जरलैंड सही है, जर्मनी सही है। उपयुक्त में से सभी, हाँ सभी होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो ये हो जाएगा इथोपिया। क्या हो जाएगा? इथोपिया हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, ये मैच द फॉलोइंग है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, इसको सिर्फ मैच करना है तो उसकी जरूरत है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम, जो मेरा प्रश्न नंबर 78 है। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। चलिए कह रहा है, आंशिक परीक्षण
प्रतिबंध संधि ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1963 हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1968 में। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि ये कब हुआ था? तो 1996 हो जाएगा। और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मिल गया। तो पहला का दूसरा यानी ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 नंबर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा जो है 79 नंबर है। 79 सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो राजधानी किसकी है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिजी की राजधानी आपको पता है कहां? सूबा। कहां है? सूबा। सूबा सूबा है फिजी की राजधानी। इथोपिया की राजधानी अदिस है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस। अदिस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। मेरा सही उत्तर ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। कितने हैं? 194 है करंट में इसके कंट्रीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 81 नंबर है। 81 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा B-29 यानी विषम वर्षक विमान का क्या नाम? B-29 विषम वर्षक विमान का क्या नाम था जिसने फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था? नागासाकी पर गिराया था। बोक्स ऑस्कर था। बोक ऑस्कर था। क्या था? बोक ऑस्कार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो न्यूजीलैंड का डोडो ये सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। न्यूजीलैंड में कीवी होता है। ठीक है, कीवी पक्षी होता है जो वहां का राष्ट्रीय पक्षी है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है A.B. वाजपेयी है। कौन है? A.B. वाजपेयी है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। आइए अगले प्रश्न। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। कहां है? लियोन में स्थित है। लियोन का तो फ्रांस में है लियोन। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ से अगला प्रश्न करा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तो इसका वियना में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन। वियना क्या है? तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर, ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य है? यूरोपियन संघ में कितने सदस्य है? तो कुल 27 सदस्य है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो गुट निरपेक्षता जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 88 नंबर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? ये हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो की। किसका? ऑल इंडिया रेडियो की। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन जो है वन्य जीव अभयारण्य और राज्य दिया गया है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा, बांदीपुर के जो है कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक आपका पहला ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद मानस असम में है, ये सामने सही है इसका। रणथंभौर राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो आपका सही कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, आपका ऑप्शन ए सही नहीं है। सही आंसर आपका होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में पहला कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कब किया था? 1972 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कार्बोनेट किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। देखिएगा, ये नया नाम है जिम कार्बोनेट। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। क्या है? हैली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क पुराना नाम है। यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। स्थापना 1936 में। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कौन सुमेलित नहीं है? 92 नंबर में भी सुमेलित नहीं है, तो थोड़ा और इसको मैच करना है। कोई एक सुमेलित नहीं होगा इसमें से। आइए, तो सबसे पहला करा बर्मा कंबोडिया। बर्मा का कंबोडिया ये नहीं होगा। बर्मा का क्या होता है? म्यांमार होता है। म्यांमार होगा। चलिए, अबसीनिया इथोपिया सही है। हॉलैंड, नीदरलैंड और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाने लगा। तो ये मेरा ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बर्मा का म्यांमार है जो नया नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवाद संगठन स्थित है। कहां स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहां? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूयॉर्क कहलाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर है? सैंडल द्वीप किस सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहां? उत्तरी अंडमान। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 97 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार? नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की स्तुति करना। क्या करना? स्तुति करना। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की स्तुति करना। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक
विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो बहुलवाद। कौन करती है? बहुलवाद। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है? 99 नंबर में क्वेश्चन करा। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये इसमें नहीं लिखे थे, तो ये इसका सुमेलित नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका लेखक जो थे राम मनोहर लोहिया थे। व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, पंडित नेहरू नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो मेरा आज का लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? संघीय व्यवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये संघीय व्यवस्था का नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो यानी जब मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और जो स्टेट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बीएसएससी मैथ पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी मैथ पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी मेरा वीडियो भेजिए और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आप लोग को लाइव क्लास दे सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।